के एकीकरण के संदर्भ में अब हम आते हैं तीसरे चरण पर, जिसके अंतर्गत हम फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मार्क की यह अवधारणा थी कि प्रशा और फ्रांस का युद्ध इतिहास में तर्कनिहित है। इससे यह साफ मालूम होता है कि बिस्मार्क शुरू से ही फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी का मानस बना चुका था। उत्तरी जर्मनी को प्रशा के अनुरूप प्रशासन में ढालकर बिस्मार्क ने सैनिक तैयारी शुरू की। अब बिस्मार्क के पास लगभग 10 लाख की एक आक्रामक सेना थी। एक ओर प्रशा की ताकत बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी संघ बन जाने से फ्रांस में बड़ा रोष उत्पन्न हो रहा था। फ्रांस के राजनीतिज्ञों को ऐसा लगा कि प्रशा की विजय से न केवल फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी भय उत्पन्न हो गया है। फ्रांस के कई राजनीतिज्ञ सेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर नेपोलियन तृतीय, जो फ्रांस का सम्राट था, वह अपनी नष्ट होती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। इसलिए कालांतर में दोनों राष्ट्रों को युद्ध में अपनी अपनी समस्याओं का समाधान नजर आया। अब हम पढ़ेंगे लक्जमबर्ग के प्रश्न के ऊपर। नेपोलियन तृतीय यह आशा लगाए बैठा था कि बिस्मार्क उसे ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में तटस्थ रहने की कोई कीमत चुकाएगा, और उसे यह भी आशा थी कि फ्रांस की सीमा का विस्तार राइन नदी तक हो जाएगा। लेकिन बिस्मार्क ने इस बात की उपेक्षा की और इससे नेपोलियन नाराज हो गया। नेपोलियन तृतीय ने अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए 1867 में हॉलैंड के शासक से लक्ज़मबर्ग खरीदने की बातचीत की। वह लक्ज़मबर्ग को बेचने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसी समय यह योजना जर्मनी को पता लग गई, जिससे सब जगह फ्रांस का विरोध हुआ। जर्मनी के समाचार पत्रों ने इसका काफ़ी विरोध किया। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने बाध्य होकर फ्रांस को सूचित किया कि वह लक्ज़मबर्ग के हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं दे सकता। अब हॉलैंड के शासक ने भी इसे हस्तांतरित करने से मना कर दिया। इन सब बातों की वजह से फ्रांस में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, और नेपोलियन ने कहा कि बिस्मार्क ने मेरे साथ छल किया है। स्थिति को बिगड़ती देख तटस्थ राष्ट्रों के सहयोग से लक्ज़मबर्ग की समस्या पर विचार करने के लिए यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन बुलाया गया। मई 1867 में लंदन सम्मेलन में लक्ज़मबर्ग को तटस्थ राज्य मान लिया गया। इस प्रकार नेपोलियन द्वारा लक्ज़मबर्ग प्राप्त करने का प्रयत्न विफल हो गया। दूसरा कारण जो था जिससे फ्रांस और प्रशा के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए, वह था स्पेन की गद्दी का प्रश्न। स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर जो प्रश्न हुआ, उससे दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ गए और अंत में युद्ध हो गया। 1868 में स्पेन की साम्राज्ञी इसाबेला द्वितीय के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया और उसे सिंहासन से हटा दिया। इसके साथ ही स्पेन के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी की खोज आरंभ हुई, जो लगभग 2 वर्षों तक चलती रही। अंत में प्रशा के शासक के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन का सम्राट बनाने का निश्चय किया, जिसे लियोपोल्ड ने स्वीकार कर लिया और जून 1870 को अपनी स्वीकृति दी। इस स्वीकृति को प्रस्तावित कराने में बिस्मार्क का हाथ बताया जाता है, क्योंकि उसके शासक बनने से प्रशा के प्रभाव में वृद्धि होती। लेकिन जब पेरिस में यह सूचना पहुंची कि लियोपोल्ड ने इस ओर अपनी स्वीकृति दे दी है, तो फ्रांस में बड़ी उत्तेजना फैल गई और सर्वत्र आक्रोश हो गया। फ्रांस की सुरक्षा को एक भयंकर खतरा उत्पन्न होने को देखा जा रहा था। फ्रांस ने अपने राजदूत से इस बात का विरोध करने के लिए कहा और उसने प्रशा के सम्राट से एम्स नामक स्थान पर भेंट की, जहाँ पे विलियम यानी प्रशा का शासक स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। अंततः सम्राट विलियम ने लियोपोल्ड को यह सलाह दी कि वे स्पेन के सिंहासन से अपनी स्वीकृति वापस ले ले। इसलिए लियोपोल्ड ने 12 जुलाई को ऐसा ही किया। इस अस्वीकृति से यह अध्याय समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्रांस और नेपोलियन के कई राजनीतिज्ञ
इससे संतुष्ट नहीं हुए। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए नेपोलियन ने कूटनीतिक पराजय के अपमान को प्रशा पर लादना चाहा और उसने अपने राजदूत को यह संदेश भेजा कि वह प्रशा से मांग करे कि भविष्य में कभी भी लियोपोल्ड या होहेंजोलन राजवंश के किसी भी व्यक्ति को स्पेन का उत्तराधिकार बनने की अनुमति नहीं मिलेगी। फ्रांसीसी राजदूत ने एम्स में सम्राट से भेंट की और उपरोक्त आधार पर वचन मांगा, किंतु सम्राट ने कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया। इस बातचीत का विवरण तार द्वारा बिस्मार्क के पास भेजा गया। तार मिलने पर बिस्मार्क को एक युक्ति सूझी और उसने तार को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित कर दिया। इसे एम्स तार के रूप में हम जानते हैं, इतिहास में इसे एम्स तार के रूप में जानते हैं। एम्स के तार के संक्षिप्त रूप से प्रकाशन का वही प्रभाव था जिसकी बिस्मार्क को आशा थी। उस दिन 14 जुलाई थी और राष्ट्रीय पर्व था और फ्रांस में पहले ही प्रशा को लेकर आक्रोश था और इस एम्स तार के प्रभाव से युद्ध करना निश्चित हुआ। 15 जुलाई 1870 को युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने यद्यपि बड़े जोश के साथ युद्ध आरंभ किया था, लेकिन वह इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वह दरअसल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा के लिए यह युद्ध लड़ रहा था। उसकी सेना के पास पर्याप्त रसद और कपड़े तक नहीं थे, जबकि दूसरी ओर प्रशा ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी थी और उसकी सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। प्रशा की सेना बहुत प्रशिक्षित थी और दक्ष हो गई थी। बिस्मार्क ने 1866 के युद्ध के बाद ही दक्षिण राज्यों की प्रशा विरोधी और ऑस्ट्रिया समर्थक मनोवृत्ति को परिवर्तित करने में सफल चेष्टा की। बिस्मार्क को इस समीकरण का लाभ यह हुआ कि अब भविष्य में फ्रांस के विरुद्ध प्रशा के लिए राज्यों की सहायता प्राप्त करने की आशा उज्जवल हो गई। बिस्मार्क ने अपनी कुशल कूटनीति द्वारा इटली को पहले ही वेनेशिया दिलाकर फ्रांस से पृथक कर दिया था और उसने इटली को अब यह आश्वासन दिया कि जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध छिड़े तो इटली रोम के राज्य पर अधिकार कर ले। इस प्रकार उसने कूटनीति का सहारा लेकर युद्ध को जीतने की पूर्व तैयारी कर ली। जर्मनी की सेना ने 3 ओर से फ्रांस पर आक्रमण किया। अगस्त के आरंभ में बिसेनबर्ग में फ्रांस पराजित हुए और ग्रेवलाट के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की पुनः हार हुई। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सेडान में 1 सितंबर 1870 को हुआ, जिसमें प्रशा ने फ्रांसीसी सेना को इतनी बुरी तरह पराजित किया कि नेपोलियन तृतीय को 83,000 सेना के साथ समर्पण करना पड़ा। 4 सितंबर को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। नए गणतंत्र ने भी युद्ध जारी करने का निश्चय किया, लेकिन जर्मन सेनाएं आगे बढ़ती रहीं और पेरिस तक पहुंच गईं। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के विख्यात राजमहल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया और प्रशा के पतन के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध सही अर्थों में राष्ट्रीय था, क्योंकि सभी जर्मन राज्य वे जो 1866 के युद्ध में हार गए थे इसमें शामिल हुए थे। जर्मनी में 1860 से 1871 तक का समय असाधारण औद्योगिक विकास का था, इसलिए वह आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम था इस युद्ध को लड़ने के लिए। इस युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 26 फरवरी 1871 को। आरंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए और इस संधि के रूप में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया। नंबर 1 बात, फ्रांस को मेज और स्ट्रासबर्ग सहित एल्सास व लोरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े, और दूसरा, फ्रांस को युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति की एवज में देने के लिए बाध्य किया गया। इस भुगतान के लिए 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई। क्षतिपूर्ति होने तक जर्मन सेना का फ्रांस में रहना भी निश्चित हुआ। अब आते हैं युद्ध के परिणाम पर। सेडान युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण के शेष भाग को पूर्ण आहुति प्रदान की। युद्ध समाप्ति से कुछ पहले बिस्मार्क ने दक्षिण जर्मनी राज्यों को
जर्मन संघ में सम्मिलित करने की स्वीकृति ले ली थी। अप्रैल 1871 में जर्मनी के नए विधान की घोषणा हुई, जिसके अनुसार दक्षिण जर्मनी के समस्त राज्य जैसे कि बवेरिया, वुटमबर्ग, बादेन और हेस का दक्षिणी भाग जर्मन संघीय साम्राज्य में शामिल कर लिए गए। अब एकीकृत जर्मनी यूरोप का प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राज्य बन गया। इस युद्ध ने इटली के एकीकरण को भी पूरा कर दिया। 1870 में जब फ्रांस प्रशा युद्ध छिड़ा तो नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रोम से भी अपनी सेनाएं बुला ली और इसका लाभ उठाकर सर्डिनिया पीडमोंट के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेनाएं भेजकर रोम पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में सबसे अधिक हानि फ्रांस की हुई। उसे युद्ध में हार जाने के अलावा आल्सेस लॉरेन के अत्यधिक समृद्ध प्रदेश देने पड़े। इससे फ्रांस और जर्मनी में दीर्घकालिक शत्रुता का जन्म हुआ और यही शत्रुता प्रथम विश्व युद्ध का एक आवश्यक कारण बनी। फ्रांस अपने घोर अपमान को भूल जर्मनी को क्षमा नहीं कर पाया था। इस युद्ध में पराजय के कारण फ्रांस में राजतंत्र का हमेशा के लिए अंत हो गया और फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस युद्ध से रूस को भी अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। रूस ने फ्रांस को युद्ध में फंसा देखकर बिस्मार्क के समर्थन पर पेरिस की संधि की धाराओं को तोड़कर काला सागर में अपने जंगी जहाज उतार दिए और सेबास्टोपोल की पुनः किलेबंदी कर ली। अब हम करेंगे इस एकीकरण की समीक्षा। जर्मनी ने अपने एकीकरण की बाधाओं को अनेक सहयोगियों के साथ बिस्मार्क रूपी नाविक को लेकर जिस खूबी से पार किया, वह एक युगांतकारी घटना बनकर सामने आई। प्रशा के कंधों पर जर्मनी के एकीकरण का जो भार था, उसको बिस्मार्क ने पूरी ताकत से उठाया। विभिन्न कारणों की वजह से बिस्मार्क का जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। विलियम प्रथम के सिंहासन पर बैठने के साथ जब बिस्मार्क चांसलर बना, तभी जर्मनी के एकीकरण की वह प्रातकालीन काल्पनिक सुहावना दृश्य साकार हो सका। उसने जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के हित सर्वोपरि रखे। इसलिए संयुक्त जर्मनी के निर्माण के दौरान उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं प्रशा का अस्तित्व जर्मन राष्ट्र में विलीन न हो जाए। यदि हम इटली के कावूर से बिस्मार्क की तुलना करते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि बिस्मार्क की स्थिति कई मायनों में कठिन थी। बिस्मार्क को जनता का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। बिस्मार्क को जनता और राज्य की इच्छा के विरुद्ध रक्तपात की नीति द्वारा वही काम करना पड़ा जो इटली में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी में रुचि ली, परंतु उसने इटली में इतनी रुचि नहीं थी। बिस्मार्क की सहायता करने के लिए ना तो मैज़नी था और न गैरिबाल्डी। उसे अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की सिद्धि सचमुच रक्त और लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन के जरिए की गई। उसे अपने उद्देश्य के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। शस्त्र प्रयोग और रक्तपात राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में साधन के रूप में प्रयुक्त हुए और बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस और कूटनीतिक कुशलता के सामने कोई बाधा स्थायी नहीं बन सकी।